हे दोस्तों, इस वीडियो को बेटर समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 जाकर देखिए। तो ये क्वेश्चन पेपर नंबर 11 से शुरू होगा। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें है सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो है यूपीएससी के द्वारा दिया गया आपको सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना। अब बेसिकली इन दो शब्दों को आप समझ लीजिए। सहिष्णुता मीन्स क्या होता है और प्रेम की भावना क्या होती है। सहिष्णुता मीन्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं किसी के भी प्रति अच्छे की भावना। ये है अच्छे की भावना। सहिष्णुता का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छे की भावना। और प्रेम की भावना मीन्स होता है संसार के सभी लोग एक हैं। तो इस क्वेश्चन में सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक विषय रही है, बल्कि यह आज भी, इस वक्त भी, जस्ट नाउ इन प्रेजेंट टाइम भी यह उपस्थित है। तो इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। और आप इसका विस्तार करने के लिए 250 शब्दों का उपयोग करेंगे, जिसको लिखने के लिए इन 250 शब्दों को आप 11 मिनट 45 सेकेंड का टाइम कंज्यूम करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से आप कहें तो भारतीय समाज का है, और भारतीय समाज में भी उस समाज की विशेषता, जिसमें विशेषता के अंतर्गत सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना है। तो इसके लिए एक इमेज आप देखिए। जैसे यहाँ पर वी लव एवरीवन, वी लव एवरीवन, हम हर किसी से प्रेम करते हैं। हमेशा हमारे देश के भारतीयों की रही है, जिसमें देखिए प्रत्येक भारतीय एक दूसरे को अपने गले से लगाता है। यही सहिष्णुता की भावना है। और किसी के प्रति भी दया की भावना या फिर किसी को कष्ट न देने की भावना प्रेम की भावना है। तो ये क्वेश्चन आपका 250 शब्दों में होगा, और जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। मैंने किसी ने बार ही कहा है कि आप कितना ही अच्छा उत्तर क्यों न लिख दें, आपको पूरे 15 के 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें लिखा है परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन से किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। औपनिवेशिक भारत में जो पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। अब बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपका है ये आधुनिक भारत के इतिहास का है, या फिर यूं कहें कि ये आधुनिक और मध्यकालीन भारत के जो टाइम पीरियड था, जो बीच का टाइम पीरियड जब आपका औद्योगिकरण भारत में बहुत तेज गति से हो रहा था, ये उस समय का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं साफ साफ यूपीएससी हमसे परीक्षण कीजिए, अर्थात चेक कीजिए, या कि यूपीएससी जो क्वेट या जो विचार रख रही है कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन, जो ये पारंपरिक कारीगरी उद्योग हैं के पतन ने किस प्रकार, यहाँ पर फिर से यूपीएससी क्या पूछ रही है हमसे, कारण, किस प्रकार मीनिंग कारण, कौन से कारण थे जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपंग हो गई थी। इस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के टाइम का, जब हमारे देश भारत में अंग्रेजों का शासन था। अभी पारंपरिक कारीगरी उद्योग क्या होंगे, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का है आपका कीवर्ड। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक इमेज देखिए, जिसमें से देखिए ये महिलाएं हैं कुछ, ये जितनी भी आपकी जो महिलाएं हैं, ये और ये जितनी भी महिलाएं हैं, ये सूत काट रही हैं और मशीन की सहायता से। किंतु पहले क्या था,
जब औद्योगिक समाज का उद्भव नहीं हुआ था तो ये सभी महिलाएं हाथों से सूत काटती थी और एक दूसरे के साथ सहयोग करती थी। किंतु जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो इसमें देखिए कितनी सारी नाव और यहाँ पर कितनी सारी चिमनियाँ धुआं दे दे कर जल रही हैं। इससे क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो लोकल लेवल के व्यक्ति थे उनके जितने भी वो थे उद्योग वो बेकार हो गए। तो इस प्रकार ग्रामीण लोग भी उनसे जुड़े हुए वो भी बेकार हो गए। तो यही को यूपीएससी हमसे इस क्वेश्चन में कह रही है कि परीक्षण कीजिए कि जो हमारा औपनिवेशिक भारत में पारस्परिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया, अर्थात ग्रामीण समाज को अपंग बना दिया। जैसे पारस्परिक कारीगरी उद्योग का अंत होगा या इसमें कमी आएंगी तो ग्रामीण जो लोग थे वो अपंग हो गए थे। ये यूपीएससी हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रही है। ये भी आपका 250 शब्दों में लिखना है और जिसके मिलेंगे आपको 15 मार्क्स। पूरे पे पूरा क्वेश्चन लिखने पर तो ऐसे में 250 से नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको इसमें 6 या 7 मार्क्स दे देती है यूपीएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन आप पहले एक बार फिर से पढ़िए। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक, पिछली शताब्दी के तीसरे दशक। अब ये पिछली शताब्दी मीन्स अभी जो शताब्दी चल रही है ये है सन 2020, और इससे पिछला जो शताब्दी रही होगी वो रही होगी आपकी सन 1900। अर्थात जो आपकी शताब्दी होती है ये पूरी 1000 सालों की होती है, 1000 सालों की होती है। तो सन 1900 और सन 2000 के बीच में का जो 1000 वर्षों का टाइम पीरियड है, तो इससे जो 2020 से पहले का जो सन रहा होगा उस सन के तीसरे दशक अर्थात सन 1930। इस क्वेश्चन में जो निकला हुआ कीवर्ड निकला ये 1930। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पिछली पिछली न कहकर सन 1930, सन 1930 से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबंध हो गए नए उद्देश्यों को महत्व को उजागर कीजिए। अब यहाँ पर सन 1930 जो भारतीय स्वतंत्रता की जो लोग सन 1930 में जो भारतीयों के अंदर ये भावना जागृत हुई भारतीय स्वतंत्रता की, इससे जो नए नए उद्देश्य जुड़ चुके थे उन्हें आप बतलाइए। ये भी आपका आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन है। वेल दोस्तों, आपका जीएस 1 का पेपर हो और उसमें आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार प्राचीन भारत के इतिहास या विश्व इतिहास को छोड़ा जा सकता है, फिर से एक बार प्राचीन इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व इतिहास के क्वेश्चन ना भी पूछें, किंतु हर क्वेश्चन पेपर में आपके आधुनिक भारत के इतिहास से एक क्वेश्चन तो 100% ही आएगा। तो ये भी आपके आधुनिक भारत का इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, इसमें है 14 महासागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। पहला तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड है महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता मीन्स समुद्र का खारा होना की विभिन्नताओं, जो ये समुद्र भिन्न भिन्न स्थानों में खारा होता है उसके कारण बताइए। फिर देखिए कारण यूपीएससी, बहुत बार मैंने कहा यूपीएससी कारण पूछेगी आपसे। यदि किसी चीज का कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और निवारण है किसी चीज का तो निवारण करने की कौन सी विधियां होंगी जिन्हें रणनीतियां कहेंगे, रणनीतियां। तो यूपीएससी इन अधिकांश अपने क्वेश्चंस में से आपसे यही जानने का प्रयास करती है कि किसी चीज के क्या कारण है, यदि कारण है तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं और सही करने की कौन सी रणनीतियां होंगी।
क्योंकि आप आने वाले समय में एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर कोई एक किसी भी सेक्टर के ऑफिसर बनेंगे। यदि आप में ऐसी क्षमता नहीं है कि किसी भी समस्या का कारण और उसका निवारण न पता लगा पाएँ, तो आप फिर एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। इसलिए यूपीएससी आप में ऐसे ही गुणों का जानना चाहेगी कि आप में किसी भी चीज़ के कारण और निवारण की क्षमता कितनी अच्छी है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बेसिकली यूपीएससी हमसे कह रही है कि महासागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए। पहला कि महासागर में जो लवणता ये भिन्न भिन्न है, तो कौन से कारण है। फिर इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए 250 शब्दों में। काफी लंबा इस क्वेश्चन को आपको लिखना होगा, समथिंग 2.5 पेज में। तो ये भी कोई क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। तो महासागरीय लवणता को बेसिकली हम एक इमेज से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक इमेज थी महासागरीय, हाँ ये, जिसको हम महासागरीय लवणता को हम लोग इंग्लिश इसे कहते हैं सैलिनिटी। अब बेसिकली इसके जो महासागरीय लवणता होती है, या तो वो बढ़ेगी या फिर वो घटेगी। तो इस ओर इतने सेक्टर में इतने में बढ़ने वाले कारण है, किस कारण बढ़ती है, और इधर डिक्रीज सैलिनिटी, यहाँ पर घटने वाले कारक हैं। बढ़ने वाले में यहाँ पर है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, दूसरा है फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर मीन्स होता है जो समुद्र का जल है उसका वाष्पीकरण। जाहिर सी बात है, जब वाष्पीकरण होकर शुद्ध जल ऊपर जाएगा तो उसमें जो मिला हुआ नमक था वो नीचे ही रह जाएगा, जिससे यहाँ नमक की मात्रा बढ़ जाएगी और इस प्रकार आपकी लवणता बढ़ जाएगी। और ठीक उसी तरीके जब जल जम जाएगा तो उस जमे हुए जल तो जम जाएगा, किंतु जो उसमें नमक था वो वहीं पर रह जाएगा। इस प्रकार भी लवणता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर डिक्रीज सैलिनिटी मीन्स लवणता का घटना। पहला है प्रेसिपिटेशन, रेन या स्नो, अर्थात वर्षा का होना या फिर बर्फ का गिरना पानी में। तो इससे जैसे ही शुद्ध पानी गिरेगा तो वहाँ की जो लवणता होगी जाहिर सी बात घट जाएगा, क्योंकि नमक अब यहाँ पर कम है किंतु वहाँ पर जो पानी है पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी। फिर है रिवर रन ऑफ, मीन्स ये हुआ कि नदियों का आकर समुद्र में मिल जाना, जिससे यहाँ पर भी पानी की मात्रा अधिक हुई और नमक की मात्रा कम हुई। फिर है मेल्टिंग ऑफ आइस, मीन्स यहाँ पर बर्फ का पिघलना, जैसे बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा अधिक हो रही है। फिर यहाँ पर है ग्राउंड वाटर फ्लो टू ओशियन, अर्थात जो जमीन के अंदर का पानी का बहाव समुद्र में हो, तो ये है ग्राउंड वाटर फ्लो ऑफ ओशियन। तो इस प्रकार भी यहाँ पर लवणता आपकी घटेगी। तो यही है बेसिकली लवणता, जो ये कारण पूछे थे लवणता के भिन्न भिन्न कारण क्या है, ये वही हो जाएंगे। वैसे में हम यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपीएससी हमसे कैसे क्वेश्चन पूछती है और कैसे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन हमसे करती है कि हम कैसे क्वेश्चन के उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका वो है, इसमें जो दिया हुआ है पेट्रोलियम रिफाइनरियां अनावश्यक रूप से कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है, विशेषकर अनेक विकासशील देशों में। इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आपका जो कीवर्ड है पहला, पेट्रोलियम रिफाइनरियां आवश्यक रूप से मतलब मुख्य रूप से कच्चे तेल उत्पादक, जहां पर कच्चा तेल निकलता है पेट्रोलियम। पहले तो ये जानिए कि आप पेट्रोलियम रिफाइनरियां हैं क्या। पेट्रोलियम रिफाइनरियां एक ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें पेट्रोलियम को शुद्ध कर कर उससे हम एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डामर और इसी तरीके वो जो होता है आपका मूवी ऑयल, ये निकाले जाते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम का कच्चा तेल है, इनसे ये दूर ही क्यों स्थित होते हैं।
खासकर अनेक विकासशील देश ऐसे जिन देशों में अभी भी पूर्णतया विकास नहीं हुआ है बल्कि विकास कर रहे हैं, तो ऐसे देशों को हम विकासशील देश कहते हैं। इनके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। अब जो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या कि पेट्रोलियम रिफाइनरियां आवश्यक रूप से कच्चे तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप उपस्थित नहीं की जाती हैं, विशेषकर विकासशील देशों में। इनके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए कि हाँ, इन्हें कच्चे तेलों से हम दूर आ, बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। ये भी आपका जियोलॉजी से क्वेश्चन है, ये आपका जियोलॉजी से क्वेश्चन है और ये द्वितीय क्षेत्र का क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए पेट्रोलियम रिफाइनरियां होती क्या है। पेट्रोलियम रिफाइनरियां एक प्रकार से ऐसी मशीनें होती हैं। इन मशीनों में हम वही पेट्रोलियम को शुद्ध कर डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस और मिट्टी का तेल और ऐसे ही मोबियल ये सब निकालते हैं, और रोड में पड़ने वाला डामर भी हम इसी से निकालते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है। क्वेश्चन नंबर 16 में कि अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 में भारत में बारहों को सिंचाई के और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रकार, कैसे, हाउ मेन, वो रणनीतियां बताइए। रणनीतियां देखिए, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा डीप पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा। फिर से देखिए, भारत में बारहों को सिंचाई, पहला सिंचाई और अंतर्देशीय नौ संचालन के लिए एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। पहला जो बाढ़ आती है, जिसे लोग हमेशा कहते हैं कि ये नुकसानदेह है, जिससे लोगों का जन और धन की हानि होती है, किंतु यूपीएससी हमसे कह रही है कि जो बाढ़ आई इनसे सिंचाई और अंतर्देशीय नौ संचालन में एक धारणीय स्रोत के रूप में हम किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से रणनीतियां पूछे। देखिए किस प्रकार, अर्थात वो कारक बताइए, वो तरीके बताइए, वो मेथड्स बताइए जिनसे हम इस बारहों के पानी को सिंचाई और अंतर्देशीय नौ संचालन में इस प्रकार उपयोग करें कि धारणीय स्रोत, अर्थात ऐसा उपयोग जिससे किसी को नुकसान न हो, में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका जियोलॉजी से है, जो कि आप कह सकते हैं ये एक प्रकार से जियोलॉजी के उस सेगमेंट से है जहां पर विकास, धारणीय व विकास वाले चैप्टर से आप कह सकते हैं, या फिर इसे आप करंट से भी को रिलेट कर सकते हैं, हाल फिलहाल की घटनाओं से। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 17। मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या विलक्षण समनुदेशित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में देखिए मानसून एशिया, ये है इसका कीवर्ड। मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% मीन्स 50% मीन हुआ आपका लगभग संसार की आधी जनसंख्या जो है, जो मानसून एशिया में रहने वाली आधी विश्व की जनसंख्या है, इसका भरण पोषण में मानसून जलवायु के क्या विलक्षण है समदोषित किया जा सकते। अर्थात इस क्वेश्चन का आप समझिए, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में भी फिर से वही आपसे एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो हमारा मानसून एशिया है, इस मानसून एशिया में रहने वाली विश्व की आधी जनसंख्या, इसके भरण पोषण में मानसून ये जो जलवायु है, यह को क्या विलक्षण समदेशित किया जा सकते हैं। अर्थात ये जो मानसून जलवायु है, यह एक प्रकार से इस जो 50% जनसंख्या को किस प्रकार से भरण पोषण कर सकती है या उनका पेट भर सकती है। रणनीतियां बताइए एक प्रकार से। ये भी क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका जियोलॉजी से ही रिलेटेड है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
इसमें है आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? ये क्वेश्चन जो है आपका आधुनिक भारत में, फिर से देखिए इसका कीवर्ड है, जो कीवर्ड है इस क्वेश्चन का सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए इसमें पहले है आधुनिक भारत में जो महिलाएं थीं, आधुनिक भारत के टाइम में जो आपका वो समय था जब हमारे देश भारत में समथिंग ये टाइम पीरियड रहा होगा आपका 1750 के बाद का। तो में आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित जो 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग में रूप में उठे थे, उस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विवाद क्या थे, ये आपको बतलाना है। इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका आधुनिक भारत के इतिहास में भी मिल जाएगा और साथ ही आपको यह क्वेश्चन आपको समाजशास्त्र की बुक में भी मिल जाएंगे। तो ये बुक्स के एकमात्र स्रोत रहे हैं आपकी सबसे धांसू या सबसे गजब की जो राइटिंग या सबसे अधिक लेख आपको मिलेंगे किसी भी प्रश्न का, तो वो मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक्स में, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थ्योरी लिखते हैं। आप जब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो आप उन किताबों की लय में खो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा अच्छी एनसीईआरटी बुक्स लिखी गई हैं और स्टैंडर्ड बुक्स में फैक्ट्स बहुत अधिक आपको मिलेंगे। तो इन दोनों, ये जो क्वेश्चन आपका 18 है, आप इस क्वेश्चन का उत्तर स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स दोनों से दे सकते हैं। साथ में इसमें अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र भारत में अर्थात आजाद हो गए भारत में, अर्थात सन 1947 के बाद के भारत में धार्मिकता अर्थात धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म हो, वो किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई। सांप्रदायिकता मीन्स हिंदू कहें कि मेरा धर्म अच्छा है, मुस्लिम कहें मेरा धर्म अच्छा है, सिख कहें मेरा धर्म अच्छा है और ईसाई कहें मेरा धर्म अच्छा है। तो स्वतंत्र भारत में ये धार्मिकता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली यह किस प्रकार इस विचारधारा में परिवर्तित हो गई कि मेरा धर्म अच्छा है, अर्थात सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बतलाने हैं अंतर। इस क्वेश्चन में आपको बतलाने हैं अंतर किस किस के बीच? धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच। धार्मिकता मीन्स धर्म, सांप्रदायिकता मीन्स जब धर्म कट्टर रूप धारण कर ले, वही एक प्रकार से सांप्रदायिकता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे फिर से एक प्रकार से देखिए तो यूपीएससी हमसे क्या पूछ रही, वो कारण कौन से हैं धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच जो एक दूसरे को अलग करते हैं। और इस क्वेश्चन का उत्तर लिखने के साथ साथ आपको एक उदाहरण भी देना है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों सोसाइटी से रिलेटेड है, भारतीय समाज से रिलेटेड है, जिसमें धार्मिकता और सांप्रदायिकता वाले चैप्टर या कोई भी सेगमेंट मिल जाए उसमें ये क्वेश्चन का उत्तर आप मिल सकता है आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेसिकली क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप। अब यहाँ देखिए सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि अर्थात नगरों की वृद्धि या नगरों में विकास ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए, अर्थात नौकरी के नए नए आयाम खोल दिए। परंतु साथ में
नई समस्याएं अर्थात नई नई परेशानियां भी पैदा कर दी। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 या 20 है, इसमें कह रहे हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने नगरों की वृद्धि में और साथ में नगरों की वृद्धि और रोजगार में नए मार्ग खोल दिए हैं। साथ ही इसने नई नई समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। अर्थात जो नगर का विकास हो रहा है तो कैसे, रोजगार के नए नए आयाम खुले तो कैसे, समस्याएं क्या क्या हैं तो कैसे। आपको इसमें भी वही एक प्रकार से आपको कारण ही देने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पहले एक इमेज देखिए। यस, ये इमेज है। आज आप देखिए दोस्तों कि व्यक्ति की मुट्ठी में इस मोबाइल और इस लैपटॉप, इस मोबाइल, इस टैबलेट और इस लैपटॉप की मदद से आज पूरा संसार इस व्यक्ति की मुट्ठी में है। किंतु मुट्ठी में होने के साथ साथ कई सारी समस्याएं भी हैं। इन सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही आज ये पूरा का पूरा जो विश्व है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इससे आपके नगरों को, जो आपके नगर या जो शहर हैं, इन नगरों में वृद्धि हुई।